गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और थर्ड ईयर में हमारा टॉपिक चल रहा था पुनर्जागरण। पुनर्जागरण की विशेषताएं, पुनर्जागरण के कारण, विभिन्न क्षेत्रों में हुए पुनर्जागरण के अधिकांश टॉपिक्स जो थे वो हमने कर लिए थे। आज हमारा पॉइंट है जिस तरह से कला और साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण हुआ और उसके परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवर्तन जो देखने को मिले, इसी तरह से विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में भी पुनर्जागरण के चिन्ह दिखाई देने लगे थे। हम सभी जानते हैं, काफ़ी इसको पढ़ लिया है पुनर्जागरण को, कि धर्म और गिरजा यानी चर्च दोनों काफ़ी प्रभावशाली थे और दोनों का प्रभाव इतना अधिक था कि वो किसी अन्य फैक्टर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। उसे वो धर्म और चर्च दोनों के विरुद्ध मानते थे। अब ऐसी स्थिति में साइंस जैसी चीज़, आप सभी जानते हैं, साइंस अपने एक्सपेरिमेंट्स और प्रूव्स पर विश्वास करती है। जब तक किसी बात को अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वो प्रूव ना कर दे, तब तक वो थ्योरी एक्सेप्ट नहीं होती है। परीक्षण, निरीक्षण, अन्वेषण, ये ऐसे शब्द हैं जो साइंस के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं और अपने सिद्धांत या थ्योरीज़ को इन्हीं के माध्यम से वो सही सिद्ध करते हैं और उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है। अब धर्म इस चीज़ को स्वीकार क्यों नहीं करता? क्योंकि देखिए, हम जनरली ये बात करते हैं कि धर्म में मोक्ष की, सत्य, सृष्टि, इनकी बात होती है। परलोक के बारे में ज़्यादा बताया जाता था, जिस परलोक को हम सिद्ध नहीं कर सकते, साइंस भी सिद्ध नहीं कर सकता, और इसलिए साइंस उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो सूर्य, चंद्र, तारे, विभिन्न ग्रह, उपग्रह, छोटे बड़े जो हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में हैं, उनको, उनकी स्थिति को, उनके मूवमेंट्स को अभी तक जिस प्रकार से चर्च द्वारा बताया गया था, उसी को सब एक्सेप्ट करते आ रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही पुनर्जागरण हुआ विभिन्न क्षेत्रों में, तो लोगों के विचारों में परिवर्तन आया और जिस साइंस को चर्च के द्वारा अभी तक कोई सहायता प्रदान नहीं की जा रही थी, कोई इंटरेस्ट उसके द्वारा नहीं लिया जा रहा था, अब उसी को जब कुछ विद्वानों द्वारा अपने प्रयोगों के माध्यम से, अपने जांच अन्वेषणों के माध्यम से सिद्ध किया गया, तो आम जनता उसके प्रति जागरूक हुई, प्रेरित हुई और उन्होंने उस चीज़ को स्वीकार किया। अब आप देखिए, अभी तक ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से साइंस तरक्की नहीं कर पा रहा था? साइंस की प्रगति के मार्ग में जो बाधाएं थीं वो कौन सी थी? तो आप लिखिएगा, वैज्ञानिक प्रगति के मार्ग में, वैज्ञानिक प्रगति के मार्ग में निम्नलिखित बाधाएं थीं। इसमें पहला लिखिएगा, अज्ञानी लोगों की भीड़ का निश्चित मत। अज्ञानी कौन थे? पढ़े लिखे नहीं थे चर्च के अधिकारी। धार्मिक शिक्षा के अलावा संसार की किसी और क्षेत्र के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। तो ये अज्ञानियों की भीड़ थी, क्योंकि चर्च के पीछे, जैसे वो कहते हैं ना कि एक के पीछे सारे पागल थे, भेड़ चाल, तो वो वाली कंडीशन थी। तो ऐसी स्थिति में चर्च ने जो कह दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता था। तो अज्ञानियों की भीड़ जो है वो जमा हो रही थी। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, प्रथा जो नए विचारों के प्रति शंकालु होती है। ठीक है, अभी तक ये एक सिस्टम बना आ रहा था कि कोई भी यदि नया एक्सपेरिमेंट होता है, हम किसी भी नए सिद्धांत को यदि लागू करना चाहते हैं, तो उसको शंका की दृष्टि से देखा जाता है।
जैसे मान लीजिए आज से बहुत समय पहले यदि हम बात करें ट्रेन की, एरोप्लेन की या और किसी कन्वेंस की, तो स्वाभाविक है कि पुराने लोगों ने उसे एकाएक एक्सेप्ट नहीं किया होगा। तो ये एक प्रथा बन गई थी, शंकालु दृष्टि से इन नए प्रयोगों को देखा जा रहा था। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, यह दिखाने की आदत कि इन सब कुछ को जानते हैं, यानी जो विज्ञान नई चीज़ें बता रहा था उसको ये अज्ञानियों की भीड़ सिद्ध करना चाह रही थी कि इन सब बातों को हम पहले से ही जानते, इसमें कुछ नया नहीं है। नेक्स्ट, दुर्बल तथा अयोग्य प्रमाण पर निर्भर रहना। दुर्बल तथा अयोग्य प्रमाण पर निर्भर रहना। तो देखिए ये कुछ चीज़ें थी और इन कारणों की वजह से विज्ञान अभी तक तरक्की नहीं कर पा रहा था, उसकी गति काफ़ी धीमी थी। अब इसमें आप देखिए ये पॉइंट्स आपको कैसे समझ में आएंगे, इसमें एक उदाहरण देते हैं। एक यूनानी भूगोलवेत्ता था, उसके बारे में जब हमने सोर्सेस पढ़े थे प्राचीन भारत के इतिहास में भी, जब हमने यूनानी लेखकों के स्रोतों के बारे में पढ़ा था तब आपने नाम पढ़ा होगा टॉलेमी, यदि आपको याद हो तो टॉलेमी ने भूगोल लिखा था। तो टॉलेमी ने एक सिद्धांत दिया था और उस सिद्धांत के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में हमारी जो पृथ्वी है वो बीचों बीच स्थित है। पृथ्वी की स्थिति क्या है? पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी बीचों बीच स्थित है और यही मतलब पृथ्वी संपूर्ण विश्व का स्थिर केंद्र है, संपूर्ण विश्व का स्थिर केंद्र है तथा सूर्य, चंद्र, तारे और अन्य ग्रह जो हैं वो इसकी परिक्रमा करते हैं। मतलब टॉलेमी ने ये कहा कि ब्रह्मांड में पृथ्वी बीचों बीच स्थित है और विभिन्न जो ग्रह हैं, तारे, चंद्रमा, सूरज, ये सब उसकी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी को टॉलेमी ने एक स्थिर केंद्र बताया पूरे विश्व का। अब टॉलेमी का ये जो सिद्धांत था उसको चर्च ने भी स्वीकार करा और ये सिद्धांत काफ़ी लंबे समय तक मान्य रहा। लेकिन फिर हॉलैंड के वैज्ञानिक थे, हॉलैंड निवासी कोपरनिकस, उन्होंने इस सिद्धांत को असत्य सिद्ध कर दिया और एक नया सिद्धांत कोपरनिकस द्वारा दिया गया था 1473 ईस्वी के लगभग। उसने ये सिद्धांत दिया कि ये जो हमारी सूर्य जो है वो पूरे ग्रह मंडल की नाभि है, यानी सेंटर में स्थित है कौन? सूर्य। और पृथ्वी भी उन बहुत सारे ग्रहों की तरह है जो उसकी परिक्रमा करते हैं। यानी पृथ्वी को कोपरनिकस ने ग्रह माना और अन्य ग्रहों के समान वो भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब जब कोपरनिकस ने सिद्धांत दिया तो आप यकीन नहीं करेंगे कि कई लोगों ने उसकी खिल्ली उड़ाई। देखो एक कॉमन सेंस भी है, यदि हम ये कहते हैं कि ये चीज़ मूवमेंट कर रही है तो ये लगेगा फिर वो गिर क्यों नहीं रही। तो जब कोपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी भी परिक्रमा करती है तो लोग खिल्ली उड़ाने लगे। यदि पृथ्वी परिक्रमा करती है मतलब हिलती है, मूवमेंट करती है, तो हम लोग लुढ़क क्यों नहीं जाते। ऐसी स्थिति में कोपरनिकस ने अपने सिद्धांत को मजबूती प्रदान की, लेकिन चर्च ने कोपरनिकस के सिद्धांत को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर चर्च माने ना माने, लेकिन कोपरनिकस अपनी इस थ्योरी पर अडिग रहा। और इतना ही नहीं,
कोपरनिकस के इस सिद्धांत को और अधिक प्रचारित करने का काम किया ब्रूनो ने, जो कि एक वैज्ञानिक था। और ब्रूनो ने इस बात को सही माना और इस सिद्धांत का खूब प्रचार प्रसार किया और बाद में इसको एक्सेप्ट भी किया गया। फिर आप देखिए, इसी तरह से कई नए सिद्धांत और कई वैज्ञानिक यंत्रों का आविष्कार हुआ। तो आपको एक सूची बनानी है विज्ञान के क्षेत्र में। जब आप पुनर्जागरण लिखेंगे तो उसमें पहला जैसा आप लिख देंगे कोपरनिकस का सिद्धांत, दूसरा आप लिखेंगे गैलीलियो, क्योंकि कोपरनिकस छोटे क्वेश्चन में भी आता है तो थोड़ा आप इसको ध्यान से और कर लीजिएगा। गैलीलियो जो पुनर्जागरण काल का दूसरा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक था, इसने दूरदर्शी यंत्र का आविष्कार किया। गैलीलियो द्वारा दूरदर्शी यंत्र का आविष्कार किया गया। दूरदर्शी यंत्र क्या होता है मालूम है आप लोगों को? दूरदर्शी यंत्र जिसमें हम किसी दूर रखी चीज को अपने नज़दीक देख सकते हैं। तो उस दूरदर्शी यंत्र का आविष्कार गैलीलियो द्वारा किया गया था। तो इससे सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ कि कई ऐसी चीज़ें जिनको हम नहीं देख पाते, तारे आज हमें बहुत छोटे छोटे दिखते हैं ना, लेकिन उनकी साइज़ बहुत बड़ी होती है। तो ऐसे यंत्र, ये दूरदर्शी यंत्र हमें ऐसी चीज़ों को देखने के काम में आते हैं। फिर मान लीजिए आप समुद्र की यात्रा कर रहे हैं और आपको छोर नहीं मिल रहा है या किनारा नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और पहले समुद्री यात्राएं ज़्यादा हुआ करती थी, तो उसमें बहुत सहायक सिद्ध होता था दूरदर्शी यंत्र। तो इस तरह से विज्ञान के क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण आविष्कार था गैलीलियो का। और इसके बाद है देकार्ते। नेक्स्ट है देकार्ते, जो एक फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक था। फ्रांसीसी गणितज्ञ यानी मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर, देस्कार्तेस या देकार्ते, एक ही नाम, एक ही चीज़ है, ठीक है। अब गणित के क्षेत्र में देकार्ते या देस्कार्ते द्वारा नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। और स्पेशली जब ये सिद्धांत देस्कार्ते द्वारा लागू किए जा रहे थे, तो जो रूढ़िवादी लोग थे किसी और की सुनने को तैयार नहीं थे, तो वो काफ़ी विरोधी इसके बन गए थे। तो देकार्ते ने जो सबसे महत्वपूर्ण उसकी खोज या देन है, सबसे बड़ी देन देकार्ते की, वो है बीज गणित का उपयोग ज्यामिति में कैसे किया जाता है। बीज गणित का उपयोग ज्यामिति में कैसे किया जाता है। फिर नेक्स्ट आपका वैज्ञानिक और विद्वान का नाम लिखेंगे तारत गलियो। तारत गलियो, इनके द्वारा गणित के क्षेत्र में घन समीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। घन समीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें। और अगला लिखेंगे आप केपलर, गणितज्ञ थे ये भी केपलर। केपलर ने शंकु संबंधी नियमों की खोज की। शंकु संबंधी नियमों की खोज की। इसी प्रकार कंटिन्यू कर लेना, इसी प्रकार नेपियर ने प्रतिफलन और स्टेविन ने दशमलव पद्धति पर काम किया। दशमलव पद्धति आपको याद हो, हमारे भारत के प्रसिद्ध मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, तो दशमलव पद्धति उनकी देन है। इस पद्धति पर उन्होंने लेकिन पूर्व में ही कार्य किया था स्टेविन द्वारा। अब देखिए, ये सारे वैज्ञानिक, गणितज्ञ और फिलोसफर थे
जिन्होंने अभी तक जो रूढ़िवादी परंपराएं, जो सिद्धांत चले आ रहे थे, उनको गलत सिद्ध करा और अपने नए सिद्धांतों के द्वारा लोगों को विज्ञान के प्रति आकर्षित करा। और जो सत्य है, विज्ञान क्या है? विज्ञान हमें सत्य से अवगत कराता है, सत्य के दर्शन कराता है। तो इन वैज्ञानिकों के द्वारा, इन गणितज्ञों के द्वारा जो सत्य बातें थी उनसे लोगों को अवगत कराया गया। तो धीरे धीरे अब क्या हुआ, जो चर्च के द्वारा भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, उन भ्रांतियों का समापन होने लगा। इसी उसमें आप देखिए, आपने पढ़ा हुआ छोटी क्लासेस में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, वो भी आप ले सकते हैं। पुनर्जागरण काल की देन है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ग्रेविटेशन फोर्स जिसे आप जानते हैं। और इस गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत में आप जानते हैं प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे न्यूटन। उन्होंने एक ग्रेविटेशन फोर्स की थ्योरी दी थी। और ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, उन्होंने इस चीज़ को क्लियर करा है। ठीक है, कोई भी चीज़ अपने, आप जानते हैं कोई भी चीज़ जो भारी और हल्की जब हम फेंकेंगे तो कौन सी चीज़ पहले गिरती है, ये डिपेंड करती है उसके वेट पर और गुरुत्वाकर्षण पर। ये न्यूटन द्वारा ये बात बताई गई थी अपनी इस थ्योरी में। फिर इसी तरह से आप देखिए रसायन के क्षेत्र में भी अनेक आविष्कार हुए और रसायन के क्षेत्र में भी अनेक थ्योरीज बनाई गई और लोगों को नई नई जानकारी इसके माध्यम से प्रदान की गई। अब इसमें आप देखिए रसायन के क्षेत्र में जब आप लिखेंगे तो सबसे पहला वैज्ञानिक लिखेंगे हेलमोट। हेलमोट ने कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस का निर्माण किया। हेलमोट ने कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस का निर्माण किया। ठीक है, हमारी जो श्वसन क्रिया है उसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं जब ब्रीथ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। और ऑक्सीजन हमें सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है पेड़ों से, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके फिर ऑक्सीजन देते हैं जो जीवनदायिनी गैस है। अभी कोविड-19 की जब सेकेंड वेव थी तो उसमें हमारे यहाँ इस ऑक्सीजन की भारी कमी पड़ी थी। आप सभी को पता है, बहुत सारे पेशेंट्स थे, उस कमी के कारण उनको अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो धीरे धीरे ये रसायन के क्षेत्र में भी नए प्रयोग होने लगे। हेलमोट ने कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया। फिर नेक्स्ट लिखेंगे कोडेस। कोडेस नामक वैज्ञानिक ने गंधक और अल्कोहल को मिलाकर ईथर का निर्माण किया। गंधक और अल्कोहल को मिलाकर ईथर का निर्माण किया। नेक्स्ट आप स्टार्ट करेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न परिवर्तन या आविष्कार। इसमें लिखिएगा पैसेडियम। पैसेडियम, इसमें लिखिए नीदरलैंड के पैसेडियम ने, नीदरलैंड के पैसेडियम ने मानव शरीर की बनावट नामक पुस्तक लिखी। मानव शरीर की बनावट नामक पुस्तक लिखी। अब देखो ये कैसे आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। हम इलाज करें, मान ली देखिए बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारी वेन्स होती हैं, छोटी छोटी इतनी नसें हैं और बालों के समान पतली होती है वो। तो मान लो अभी ये कह दें किसी को भूख नहीं लग रही है तो नेचुरली कहेंगे कि इसके लीवर में प्रॉब्लम है। अब जब लीवर की हमें बॉडी में ये नहीं पता कि उसकी लोकेशन क्या है, किस जगह लीवर होता है, तो हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे। हार्ट हमारा क्या काम कर रहा है, हमारी धमनियाँ, हमारी शिराएं किस तरह से हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए कार्य करती हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी कब होगी, जब हमें अपनी बॉडी में हर एक पार्ट्स की जानकारी होगी। तो पैसेडियम द्वारा ये जो मानव शरीर की बनावट तैयार की गई, जो उसने बुक लिखी, उसमें ना केवल चित्र प्रस्तुत किया गया
बल्कि विभिन्न पार्ट्स जो है उनके कार्यों को भी उसके द्वारा लिखने का और सटीक लिखने का प्रयास किया गया। तो इन फ्यूचर चिकित्सा जगत के क्षेत्र में इस बुक का महत्व काफ़ी बढ़ गया और ये उपयोगी सिद्ध हुई। नेक्स्ट आप लिखिएगा, इस कंटिन्यू करेंगे। इस पुस्तक में उसने बताया कि मानव शरीर की बनावट को समझने के लिए सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान ही आवश्यक नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ विभिन्न प्रयोगों द्वारा, जांच और अन्वेषण द्वारा अपने ज्ञान में वृद्धि कर सफलता हासिल की जा सकती है। फिर अगला लिखेंगे शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा आप सभी जानते हैं, जो ऑपरेशन किया जाता है, दैट इज़ नोन शल्य चिकित्सा। और इस शल्य चिकित्सा में शरीर के जिस भाग में कोई कमी होती है उसको ऑपरेट करके ट्रीट किया जाता है, और यदि वो बॉडी पार्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है तो उसकी जगह दूसरा ट्रांसप्लांट किया जाता है। फिर नेक्स्ट आप वैज्ञानिक का नाम लिखिएगा, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, इनके द्वारा यह पता लगाया गया कि हृदय रक्त को धमनियों द्वारा सारे शरीर में फेंकता है और शिराओं द्वारा उसे वापस लेता है। तो ये साइंस जो है, मेडिकल साइंस, उसके क्षेत्र में भी कई नई परिवर्तन हुए और नए आविष्कार हुए, नई नई जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई, जिससे मनुष्य को स्वस्थ रहने के बारे में जानकारियाँ दी गई, उनको अच्छे ट्रीटमेंट दिए गए, और वैज्ञानिक जानकारी के द्वारा जो हमारे ब्रह्मांड में विभिन्न ग्रह उपग्रहों की स्थिति है उससे अवगत कराया गया। तो इस तरह से पुनर्जागरण जो है वो विभिन्न क्षेत्रों में फैला, और उसमें साइंस और मेडिकल साइंस भी उसके दो महत्वपूर्ण पार्ट्स थे। अब इसके बाद आप देखिए, हमारा आता है भौगोलिक अनुसंधान। भौगोलिक अनुसंधान बहुत किए गए थे। पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी माना जाता है क्योंकि जो भौगोलिक खोजें हुई उससे विभिन्न विश्व के जो देश थे वो एक दूसरे के संपर्क में आए, और ये भौगोलिक अनुसंधान का जो टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक आप लोग पढ़िए, और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके।